और सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से संकल्प अकेडमी के एक नए वीडियो में आप लोग सभी लोगों का अभिवादन है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और चीज़ों को थोड़ा फिर से अच्छे से लेकर चलते हैं। पिछले वीडियो पर भी आप लोगों ने पर्याप्त प्यार दिया और आप लोगों का प्यार इतना ही बना हुआ रहे, यही हम लोग चाहते हैं। अभी कुछ चीज़ें जो है हम लोग के फेवर में नहीं जा रही है, जैसे कि साउंड को लेकर थोड़ा इशू हो रहा है। हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है आपके लिए, या 2-3 दिन के अंदर में सारी चीज़ें फिर से जैसा हमारा बहुत अच्छे तरीके से टेलीग्राम पे सारी चीज़ें चल रहा है, उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़े हम लोगों से, वीसी के माध्यम से जुड़े, बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे चल रही जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारा एक नया बैच भी आ रहा है बिहार दरोगा को लेकर और बिहार पुलिस को लेकर, तो उसमें भी आप लोग जुड़े, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। यूट्यूब पे आपका 4-5 वीडियो चला जा चुका है, 2-3 वीडियो सिन्हा जी के माध्यम से बनाया गया है, 3 वीडियो और 2 वीडियो मेरे माध्यम से बनाए जा चुके हैं, उसको आप लोग देखें एक बार। और हम जो है मुगल सम्राट का सीरीज को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें से मैंने इससे पहले बाबर को और अकबर को मैंने कवर कर दिया है। अब जो है हम लोग चलेंगे हुमायूं के लेकर। हुमायूं का इतिहास थोड़ा उलझा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, हुमायूं का इतिहास अगर बात करेंगे तो भारत के जितने भी शासक रहे, सबसे ज़्यादा अगर इतिहास अगर उलझा हुआ अगर आपको देखेगा तो हुमायूं का। हुमायूं बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही कि क्या बोल सकते, अनलकी। ठीक है, अनलकी शासक रहा। ठीक है, इसने कुछ गलतियां नहीं भी की, लेकिन उसकी सज़ा इसे मिलती रही। ठीक है, अब फलता इसकी सज़ा क्या हम कहें इसके बारे में, कुछ ऐसा इनके साथ हुआ जो कि किसी भी इतिहास में किसी भी शासक के साथ कभी भी नहीं देखा गया। ठीक है, तो आज हम लोग मुगल सम्राट का सीरीज जो हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत हुमायूं के इतिहास, सैन्य विजय, प्रशासन और नीति के बारे में हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने का। अगर एक बार अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर हुमायूं से कोई भी प्रश्न छूटता है आपसे, तो फिर आप मुझे याद कीजिएगा। ठीक है, सिंगल प्रश्न भी आपका नहीं रहेगा अगर आप संपूर्ण वीडियो को अगर आप देखते हैं। ठीक है, 25-26 स्लाइड में वीडियो को खत्म करेंगे। 40 मिनट के आसपास का वीडियो बनने की संभावना है, कोशिश करेंगे उससे पहले अगर होता है तो मैं उन चीज़ों को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिहार दरोगा का पेड बैच आप देख सकते हैं, यहाँ पे 23 जून से शुरुआत हुआ था और एक नया बैच फिर से आने वाला। आप लोग आए टेलीग्राम पे और इसमें हमसे आप लोग सभी लोग जुड़े। चलिए चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हुमायूं का परिचय। ठीक है, हुमायूं का परिचय की बात करेंगे तो 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था उसका जन्म। उसका वास्तविक नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्या था नाम? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, तो उसका नाम याद रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, उसका पूरा नाम था, कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम पूछ देता, वैसे ऐसे प्रश्न आने की संभावना नहीं के बराबर ही होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न आएगा उसके पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम बाबर था, आप लोग भी जानते थे। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जो था माहब बेगम था, ध्यान में रखिएगा। उसकी शिक्षा और दीक्षा की बात करें, नहीं वो पढ़ा लिखा था, हुमायूं जो था पढ़ा लिखा था, अच्छे प्रकार से उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। और युद्ध कौशल की बात करेंगे तो शुरू से ही पिता के साथ रहा था, तो युद्ध कौशल की जो शिक्षा जो थी उसे अपने पिता बाबर से ही मिल गई थी। ठीक है, क्योंकि बाबर के साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे युद्ध में वो साथ में रहा था। जैसे बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में भी रहा था, बाबर के साथ खानवा के युद्ध में भी रहा था। ठीक है, और साथ में अपने पिता के साथ सेना का संचालन भी करता था। और वहीं से अपने पिता से ही क्या मिला था उसको, तो अपने सैन्य शिक्षा की शुरुआत जो थी अपने पिता से मिली थी। ठीक है, और बाबर को लेकर प्रश्न आता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने कल के वीडियो में बताया था से आपकी ये बाबर का जो राज्याभिषेक जो होता है, ठीक है, 30 दिसंबर 1530 को आगरा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? 30 दिसंबर 1530 को आगरा में होता है। बाबर बोल रहा हूँ। ठीक है, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ होता है? तो आपको देखेंगे 30 दिसंबर 1530 को आगरा में होता है, जो कि बाबर की मृत्यु के 4 दिन के बाद होता है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था आपको बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी, या ठीक उसके 4 दिन के बाद क्या होता है, हुमायूं का राज्याभिषेक क्या होता है, आगरा में होता है। ठीक है, उसके 3 भाई थे। ठीक है, उसके 3 भाई थे। वैसे अगर बाबर का अगर बात करेंगे उसको और भी पुत्र का, तो उसमें और भी पुत्र थे जो कि अनजस्टिफाइड पुत्र कहेंगे तो और भी बहुत सारे थे। बहुत सारे किताब में आपको 17-18 बच्चे भी दिखेंगे, लेकिन मुख्यतः जो थे 3 भाई थे जो कि अलग अलग माता के पुत्र थे, और एक बहन भी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, अब देखेंगे आप आगे चलते हैं तो हुमायूं के भाई। ठीक है, हुमायूं के भाई और उनका माता के बारे में जानते हैं। तो कामरान की बात करेंगे तो कामरान जो था गुलरुख बेगम से था। अस्करी की बात करेंगे तो ये भी गुलरुख बेगम से था। हिंदाल की बात करेंगे तो दिलदार बेगम से था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये आपका हुमायूं रहा। ठीक है, देखिए कैसा दिखता था हुमायूं। ठीक है, हालांकि बनावटी पिक्चर गूगल से लिया गया है, मैं दावा नहीं करता उसे ऐसा ही दिखता है, लेकिन एक नमूना के तौर पर मैंने आपके सामने
प्रस्तुत किया। देखिए हुमायूं की बहन की बात करेंगे तो गुलबदन बेगम था, ध्यान में रखिएगा क्या नाम था, गुलबदन बेगम था उसकी बहन का नाम, और उसने मतलब क्या किया था, हुमायूं नामा की रचना की थी, ठीक है। और जिससे हमें हुमायूं के बारे में पता चलता है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो गुलबदन बेगम के जो हुमायूं नामा जो लिखा है, तो इसमें केवल हुमायूं की जानकारी नहीं मिलती, इसमें बाबर के बारे में भी जानकारी मिलती है। मैंने पहले के मतलब सीरीज में भी मैंने आपको बताया था से हुमायूं नामा की हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें आधा भाग में बाबर की जानकारी मिलती है और आधा भाग में हुमायूं की जानकारी मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ, ये पुस्तक किसके कहने पे गुलबदन बेगम ने लिखना प्रारंभ किया था, जब ये पूछेगा तो पूछे अकबर के कहने पे, ठीक है। अकबर की बुआ थी और अकबर के कहने पे ही इसने मतलब हुमायूं नामा मतलब लिखना मतलब क्या किया, प्रारंभ की थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है, एक ऐसी महिला थी कि जो आगे चल के मुगल जो थे, आगे चल के मुगल को जब देखेंगे तो जब उत्तराधिकार के लड़ाई में जब मुगल जब फंस जाते हैं तो उत्तराधिकार की लड़ाई को सुलझाने के काम की थी, ठीक है। तो ये बड़ा सम्मान था इनका मुगल दरबार में, बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में इनका आखिरी समय भी बीता, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हुमायूं की प्रारंभिक शिक्षा। मैंने आपको क्या बताया, सो हुमायूं जो था पढ़ा लिखा शासक था। जिस समय हुमायूं शासक बना उसके समय उसके सामने कई चुनौतियाँ थी, ठीक। पहले तो पढ़ा लिखा शासक था, ये उसके फेवर में बातें जाती है। अब हुमायूं की प्रारंभिक चुनौती की बात करेंगे तो जिस समय हुमायूं शासक बना उस समय उसके समय बहुत सारी चुनौती आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बाबर जो था भारत में इससे पहले पानीपत की लड़ाई लड़ा, फिर खानवा की लड़ाई लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, घाघरा की युद्ध लड़ा। चारों युद्ध जीतकर उसने मुगल सत्ता तो स्थापित कर दी, परंतु उसे एक अस्थायी रूप देने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने कल के प्रश्न में भी आपको बोला था, कल के सीरीज में भी मैंने आपको बताया था, तो हुमायूं को जो साम्राज्य मिला वो देखने से भला ही लगता था जैसे गुलाब का फूल का सेज है, लेकिन वो पूरी तरह कांटे से बिछे हुए थे। क्योंकि बाबर तो 4 युद्ध करके मुगल सत्ता स्थापित करके चला गया, लेकिन सत्ता में स्टेबिलिटी नहीं थी। उसका सामना सीधे सीधे किसे करना पड़ा, तो सीधे सीधे हुमायूं के करना पड़ा, ठीक है। और वो ऐसी परिस्थिति में शासक बना जहाँ पे उसको चुनौतियों का सामना करता था, और उसी चुनौती के बारे में हम लोग जो है देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखेंगे साम्राज्य का विभाजन, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहली बात, यहाँ पे हुमायूं का प्रशासनिक भूल मानी जाती है, ठीक है। अपने भाइयों में साम्राज्य का विस्तार करना हुमायूं की प्रशासनिक भूल थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, तो देखिए मुगल जिस क्षेत्र पे आए थे, मगर मुगल जिधर से भी आए थे, उज्बेकिस्तान का जो इलाका था, अफगानिस्तान के उधर जाएंगे तो उज्बेकिस्तान आपको मिलेगा, वहाँ से मुगल आए थे, बाबर उधर से ही आया था, ठीक है। तो वहाँ से जब आते हैं तो वहाँ पे एक रिवाज था, सिर्फ मरने के बाद पिता की जब मृत्यु हो जाती थी तब बाद पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन हो जाता था। बाबर के मृत्यु से पहले ही हुमायूं से कहा गया था कि मृत्यु के बाद साम्राज्य को सभी भाइयों में विभाजित कर दा। हालांकि बाबर ने हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। और हुमायूं एक ऐसा शासक था जो कि अपने पिता के मरने के बाद, ठीक है, अपने भाइयों में मतलब क्या किया, सत्ता का मतलब बंटवारा भी किया, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। परंतु साम्राज्य विभाजन करने से साम्राज्य की शक्तियाँ कम होने लगती है, और वही हुमायूं के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी बनी, ठीक है। और साम्राज्य विस्तार करना हुमायूं की प्रशासनिक भूल भी थी, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे प्रश्न क्या आएगा आपका, उसने साम्राज्य को विभाजित किया और अपने भाइयों को अलग अलग क्षेत्र सौंप दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है काबुल और कंधार का जो क्षेत्र जो था, जो कि मूलतः अफगानिस्तान, ठीक है, काबुल कंधार मूलतः अफगानिस्तान का क्षेत्र, वो अपने भाई को दे दिया, कामरान को दे दिया, ठीक है। वहाँ पर भी बाबर का शासन था, तो कामरान को कौन सा क्षेत्र मिला, अफगानिस्तान का क्षेत्र मिला, इसमें काबुल और कंधार मिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं तो आप देखोगे संभल का क्षेत्र जो था वो आपको किसे मिलता है, संभल के क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको किसे मिलता है, तो संभल का क्षेत्र आप देखेंगे इसको किसे मिलता है, तो आपको ये क्या नाम, हिंदाल को मिल जाता है, ठीक है। हिंदाल को मेवात का क्षेत्र मिलता है, अस्करी को संभल का क्षेत्र मिलता है, ठीक है। और काबुल और कंधार किसे मिलता है, तो कामरान मिर्जा को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अस्करी को संभल का क्षेत्र और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र मिलता है, ध्यान में आपको ये रखना है। और बात करेंगे तो हुमायूं कहाँ पे रूल करेगा, तो हुमायूं जो है आपका दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पे शासन करता है, ठीक है, ध्यान रखें। फिर से बता रहा हूँ, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र, अस्करी को संभल का क्षेत्र, और कामरान मिर्जा को मूलतः अफगानिस्तान का क्षेत्र जो कि कंधार और मतलब काबुल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये साम्राज्य विस्तार करना
हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण जो था साम्राज्य का विभाजन था। ये उसकी प्रशासनिक भूल थी, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उसका साम्राज्य और सैन्य शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी साम्राज्य के विस्तार करने से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। हुमायूं इतना उदार था कि उसने अपने चचेरे भाई जिसका नाम सुलेमान मिर्जा था उसे भी बदखसा का नामक क्षेत्र सौंप दिया। मैंने कल भी बताया था हुमायूं सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार हुआ करता था, तो बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। ये बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो सुल्तान बनने से पहले हुमायूं कहाँ का मतलब क्या था, क्या बोलते हैं उसको, सूबेदार था। तब बदखसा का सूबेदार था, बदखसा का गवर्नर था, और वहीं से उसने शासन के सारी गुनें सीखी थी। लेकिन अपनी उदारता के कारण उसने क्या किया, उसका जो चचेरा भाई था, उसका कजन जो था जिसका नाम सुलेमान मिर्जा, उसको भी मतलब वो क्षेत्र मतलब क्या किए, सौंप दिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, बाबर की विरासत। अब बाबर की विरासत तो बहुत बड़ा था। ठीक है, बाबर ने भारत में दिल्ली और आगरा के अलग अलग लगभग सारे भूमि को जीते थे, 4 युद्ध किए थे उसने। ठीक है, और अपने पुत्रों को उस भूमि के विरासत के रूप में छोड़ गया, परंतु उस साम्राज्य को पूरी तरह से अस्थायी बनाना बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि सभी जगह से विद्रोह की स्थिति पनप रही थी। सभी लोग मतलब क्या थे, मुगल साम्राज्य के विरोधी हो चुके थे, और सभी लोग मतलब खुद ब खुद मतलब हुमायूं के भी बाद में आगे चल के विरोधी हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, अभी भी भारत में मजबूत विरोधी बचे हुए थे, और हुमायूं बहुत से शासकों के साथ उसे संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, अब हुमायूं का व्यक्तित्व के बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था आपको 2-3 चीज़ें से हुमायूं के संबंध में इतिहास में कहा जाता है बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, सैन्य मामले में सैन्य दृष्टि से भी काफ़ी कुशल था। ठीक है, परंतु युद्ध का नेतृत्व करना, अपने साम्राज्य को कैसे अस्थायी बनाना, दूरदर्शिता, इन सब मामलों में ठीक है हुमायूं थोड़ा कमजोर था। मतलब उसके अंदर जो था दूरदर्शिता जो कहते हैं ना, वो नहीं था। भारत में दूरदर्शिता वाले शासकों में बात करेंगे तो शेर शाह सूरी बहुत नीचे से उठकर बहुत ही दूरदर्शी शासक थे, बहुत दूर की चीज़ों को भांप लेते थे। किस तरीके से कार्ड को अपने खेमे से बाहर निकालना है, किस तरीके से चीज़ों को मतलब लेकर चलना है, शेर शाह सूरी से अच्छा कोई नहीं जानता था। लेकिन हुमायूं के पास इसकी सबसे बड़ी मतलब कमी थी, युद्ध का वो नेता अच्छा नहीं था, सैन्य मामले का जानकार था, सैन्य दृष्टि से भी काफ़ी अधिक कुशल था, क्योंकि बाबर के साथ वो हमेशा रखा था, लेकिन युद्ध का वो अच्छा नेता नहीं था। जबकि बाबर के संदर्भ में हम क्या कहते हैं, बाबर जो था एक शासक नहीं था, बाबर जो था बहुत अच्छा लड़ाकू और बहुत अच्छा शासक था। अकबर के संदर्भ में हम क्या कहते हैं, अकबर एक बहुत अच्छा शासक था, एक बहुत अच्छा युद्ध का नेता भी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। औरंगजेब के संदर्भ में क्या कहते हैं, औरंगजेब बहुत ही लड़ाकू था और बहुत ही अच्छा युद्ध की बहुत सारी चीज़ें उसको आती थी। ठीक है, शाहजहां ठीक ठाक शासक था और ठीक ठाक मतलब युद्ध का भी मतलब नेतृत्व कर लेता था। ठीक है, ये सारे मुगलों के बारे में ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो नहीं आएंगे, लेकिन मेंस में अगर हमें कभी प्रश्न पूछा जाता तो ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे, हाँ, जिसके फलस्वरूप एक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाता था, नहीं वो साम्राज्य को बचा पाता था। हालांकि बाद में कुछ वर्षों के बाद वो हारे हुए साम्राज्य को फिर से हासिल करने में सफल हो जाता, जो कि वही मछीवाड़ा और मतलब क्या था आपका सरहिंद का युद्ध था, ध्यान में आप रखेंगे ही। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलेंगे तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं और बनते हुए आ रहे हैं, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। हुमायूं बहुत सारे युद्ध लड़ता, लेकिन किसी भी युद्ध में उसे पूरी तरीके से सफलता नहीं मिलता। सबसे पहले कालिंजर का आक्रमण के ध्यान रखें, 1531 में कालिंजर के किले पर आक्रमण कर दिया, और कालिंजर के शासक उस समय प्रताप रुद्र देव थे। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कालिंजर पे जिस समय आक्रमण किया वहाँ पे उस समय शासक कौन था, तो प्रताप रुद्र देव था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कालिंजर पे आक्रमण करने का रीजन क्या था, तो प्रताप रुद्रदेव अफगानों से उनकी मित्रतापूर्ण संबंध थे। ये वही अफगान थे वही अफगान जिसका नाम था, ये वही अफगान था जो कि महमूद लोदी जिसका शासक था, जिसके साथ बाबर ने घाघरा के युद्ध लड़ा था, और यही वजह से हुमायूं की नज़र कालिंजर पे थी, और इसलिए उसने कालिंजर पे मतलब क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि क्या अफगान के साथ महमूद लोदी ने घाघरा का युद्ध लड़ा था, अफगान शासक महमूद लोदी के साथ बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था और घाघरा के युद्ध में पराजित भी किया था।
लेकिन महमूद लोदी जो था आगे चल के हुमायूं के लिए सर का दर्द बना हुआ रहा, ठीक है। अब महमूद लोदी का समर्थन किसे प्राप्त था, तो प्रताप रुद्रदेव को प्राप्त था। इसी वजह से हुमायूं क्या करता है, कालिंजर के किले पे मतलब क्या करता है, आक्रमण करता है। और वहाँ पे आक्रमण करने की नीति जो थी बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता था, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है, सो हुमायूं ने कालिंजर पे आक्रमण तो किया, ठीक है। हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण करके बहुत दिनों तक उसको घेरा डाल कर रखा था, मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, न तो पूरी तरह से आक्रमण किया नहीं न तो पूरी तरह से आक्रमण किया, नहीं तो मतलब शुरुआती दौर में संधि की, ठीक है। इसीलिए बहुत दिनों के बाद कालिंजर के किले के बाद हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच संधि हो गई और प्रताप रुद्रदेव ने हुमायूं को धन और क्षतिपूर्ति दी। और इसी बात से हुमायूं खुश हो गया कि प्रताप रुद्रदेव ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। संधि के बदले में बहुत सारे धन संपत्ति मिला और इस बात से हुमायूं मतलब क्या हो जाता है, खुश हो जाता है और वहाँ से मतलब वापस लौट गया, ठीक है। ये हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी, ठीक है, जिसका कीमत उसको आगे चल के मतलब चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार हुमायूं संधि के कारण कालिंजर का किला जीत तो नहीं पाता, परंतु उससे बहुत सारा धन जरूर प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन इतिहास में कहा जाता है अगर वो कालिंजर का किला जीत लेता तो भविष्य में कभी कालिंजर की तरफ विद्रोह दोबारा नहीं होता। और यही उसका व्यवहार था जिसे कहा जा सकता है कि बाद में वो असफल होने का कारण बनता है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी भूल थी कालिंजर को किला को इसी तरह मतलब छोड़ना, ठीक है। कुछ पैसे के लिए वह मतलब क्या करता है, प्रताप रुद्रदेव से संधि कर लेता है और इसकी बहुत बड़ा मतलब कीमत उसको आगे चल के चुकाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे क्या होता है, ठीक है। आप देखेंगे दोहरिया का युद्ध, प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, नोट कर ले सभी लोग, ठीक है। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है किसके किसके बीच में हुआ था। तो देखेंगे यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच में हुआ था। ये वही अफगान शासक है जिसने बाबर के साथ घाघरा का युद्ध की थी। बाप के साथ घाघरा का युद्ध, अब पुत्र के साथ दोहरिया का युद्ध, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1532 ईस्वी में अफगान शासक महमूद लोदी के साथ घाघरा के युद्ध के बाद, घाघरा का युद्ध तो बाबर ने किया था, महमूद लोदी के साथ यहाँ पे हुमायूं की एक लड़ाई हुई जिसको दोहरिया का युद्ध कहते हैं, ठीक है। महमूद लोदी वही था जिसने हुमायूं के पिता बाबर के साथ घाघरा के युद्ध लड़ा था और वह हार के बंगाल क्षेत्र में भाग जाता था, ठीक है। आप देखें दोहरिया कहाँ आपको पड़ेगा, तो दोहरिया जो है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में महमूद लोदी बंगाल से फिर बिहार और वहाँ से होता हुआ अवध क्षेत्र में आता है। उसकी सहायता कौन करता है, तो बिहार का द ग्रेट एंड ग्रेट, ठीक है, क्या नाम है उनका, शेर खान करते हैं। कौन करते हैं, शेर खान करते हैं, मतलब महमूद लोदी का समर्थन कौन करते हैं, शेर खान करते हैं, ठीक है। शेर खान सूरी के नाम से प्रसिद्ध होता है वो व्यक्ति आगे चल के, मतलब उनके शेर खान शुरू में नाम था, बाद में जाकर शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध है। शेरशाह शुरू से ही मतलब क्या थे, महमूद लोदी को समर्थन देते रहे थे, क्योंकि उनका मानना ये था, महमूद लोदी अफगान था, उनका मानना था से अगर महमूद लोदी के पास सत्ता अगर किसी के हाथ में आएगी तो शेर खान के पास ही आएगी, ठीक है। इसलिए आप देखोगे जब ये घाघरा का युद्ध होता उसमें भी मतलब शेर खान जो था महमूद लोदी को समर्थन दे रहे थे। यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये दोहरिया का युद्ध होता है, इसमें भी मतलब शेर खान महमूद लोदी को समर्थन दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था अगर महमूद लोदी के बाद अफगान आसानी से मतलब उनको अपना नेता चुन लेंगे, तो शेर खान की अपनी इसमें एक महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। इसलिए बार बार शेर खान जो थे ये आपको महमूद लोदी का समर्थन करेंगे। जब मैंने अतीत 2.0 में बहुत अच्छे तरीके से बताया था शेरशाह सूरी महमूद लोदी का समर्थन क्यों करते थे, क्योंकि उनका मानना था वो भी अफगान, मैं भी अफगान, ठीक है। एक अफगान शासक जाएगा तो दूसरा किसी न किसी को बनने की आवश्यकता तो होगी ना, तो कहीं न कहीं जितने भी अफगान जो सरदार थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, शेर खान को अपना नेता चुन लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही सारी चीजें चल रही थी। अब देखें यहाँ पे होता क्या है, हुमायूं इस बात से दुखी था कि अफगान शासक महमूद लोदी बंगाल से बिहार और अब अवध के क्षेत्र तक आ गया था, इसलिए दोनों के बीच दोहरिया का युद्ध हुआ और हुमायूं इस युद्ध में विजय प्राप्त होती है और महमूद लोदी को फिर से भागना पड़ जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ है, चुनारगढ़ का घेराव करते हैं, ठीक है। ये चुनारगढ़ कहाँ पड़ता है, तब बनारस में जाएंगे तो एक किला है चुनार का किला, या पीछे जगह है चुनार, ठीक है, बनारस से थोड़ा ही पीछे मतलब चुनार स्टेशन भी आपको दिख जाएगा, वहीं पे एक किला था चुनारगढ़ का किला, ठीक है। उसका मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे हुमायूं जो है सो क्या करेंगे, घेराव करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, घेराव करेंगे। 1532 में महमूद लोदी को हराने के बाद हुमायूं अवध क्षेत्र से आगे बढ़ता जाता है और उससे पहले तब तक शेर खान जो दोहरिया के में महमूद लोदी का साथ देता था वो चुनारगढ़ किले में पहुंच चुका होता है और बाद में हुमायूं भी चुनारगढ़ किले तक पहुंच जाता है और चुनारगढ़ किले को घेर लेता है, ठीक है,
घेर लेता है यहाँ पे। और इसके बाद होगा क्या, फिर वही कहानी जो कि प्रताप रुद्रदेव के साथ हुआ था। किला के बाहर दोनों के दोनों मतलब क्या थे, खड़े थे, न वो लड़ रहा था न वो लड़ रहा था, ठीक है। दोनों के दोनों क्या करेंगे, वो अंदर में किला के अंदर, किला के बाहर काफ़ी दिनों तक मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होगी ही नहीं, ठीक है। शेर खान चुनारगढ़ के किले को हुमायूं लंबे समय तक घेरे रहता है, ठीक है। और शेर खान चुनारगढ़ का किला छीनने का प्रयास करता है। बहुत दिन बीत जाने के बाद में अंत में परिणाम यह निकलता है कि यहाँ भी हुमायूं क्या कर लेता, संधि कर लेता, और वह इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि यहाँ पे वो शेर खान को छोड़ देता है, ठीक है। अगर यहीं पे सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती तो आगे चल के उसको 15 वर्ष का जो निर्वासित जीवन जो था, ठीक है, बेलग्राम और कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद वो उसको नहीं जीना पड़ता, ठीक है। क्योंकि अगर वो शेर खान को इसी समय हरा देता तब बाद में उसे शेर खान से पराजित होकर भारत नहीं छोड़ना पड़ता। ये बहुत बड़ी भूल थी। आप इसको कौन सा भूल कहिएगा नहीं पता, लेकिन बोल सकते हैं हिमालय जैसी भूल, ठीक है। द हिमालयन टाइप्स ऑफ मिस्टेक इसको माना जाता है। चुनारगढ़ के किला को, ठीक है, जीते बिना चुपचाप हुमायूं संधि करके वापस आ जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, संधि में शेर खान हुमायूं फिर से यहाँ पे बहुत सारा धन मिलता है, और उसके साथ शेर खान जो अपना बेटा जो था जिसका नाम था कुतुब खान, क्या नाम था, कुतुब खान, वह भी हुमायूं की सेवा में भेज दिया जाता है, और इस संधि से खुश होकर वापस लौट आता है, ठीक है। और फिर वह दीन पनाह का निर्माण करवाता है, और वह अपने भोग विलास के जीवन में व्यस्त हो जाता है। हुमायूं की बात करेंगे, हुमायूं की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा भोग विलासी किस्म का व्यक्ति था, ठीक है। हुमायूं के बाद अगर सबसे बड़ा भोग विलासी किस्म का व्यक्ति अगर मुगल साम्राज्य में अगर कोई पैदा लिया तो व्यक्ति जहांगीर था। ये कुतुब खान जो था ना, शेर खान का बेटा था, जिसको हुमायूं की सेवा में भेज दिया गया था संधि करने के बाद, ये आगे चल के किसी न किसी युद्ध में अपने पिता की गलती की वजह से खुद को मतलब मार लेता है, मतलब खुद मतलब सुसाइड कर लेता है। बताइएगा किस युद्ध में, मतलब काफ़ी आत्मग्लानि की वजह से सुसाइड कर लेता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैंने अतीत 2.0 के क्लास में आपको पढ़ाई थी मैंने ये, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से रखेंगे। आगे चलेंगे, इसके बाद इसका गुजरात के साथ संघर्ष होता है। बहादुर शाह गुजरात के क्षेत्र का शासक था, जो एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहा था। 1535-36 में आप देखोगे, 1535-36 के बीच में हुमायूं उसे पराजित करने के लिए, ठीक है, गुजरात के लिए निकल पड़ा। और परंतु जब हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए जाता है तो बहादुर शाह चित्तौड़ में महारानी कर्णवती से युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा निकलेगा, ज़रा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं तो आप देखोगे से यहाँ पे मतलब जैसे मतलब गुजरात पहुँचता है बहादुर शाह से युद्ध करने के लिए जफर नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे हुमायूं जो था जैसे ही गुजरात पहुँचता है तो वहाँ से बहादुर शाह चुपचाप निकल जाता है, चित्तौड़ की महारानी जो रहती है महारानी कर्णवती से युद्ध करने के लिए पहुँचता है, ठीक है। यही महारानी कर्णवती थी जिससे आपको कुछ मैं फैक्ट आगे चल के बताऊँगा। हालांकि इसका कोई ऑथेंटिकेशन स्रोत तो नहीं है, लेकिन मतलब माना जाता है ऐसी ही कुछ घटना घटी होगी, ठीक है। अब देखोगे जैसे मतलब यहाँ पे महारानी कर्णवती जो थी वो अपने पुत्र, ठीक है, विक्रमजीत की संरक्षिका थी। बहादुर शाह और चित्तौड़ के बीच युद्ध होने वाला था, तब महारानी कर्णवती ने हुमायूं को एक पत्र लिखा कि आप मेरे भाई जैसे हैं और हमें बहादुर शाह के खिलाफ मदद पहुंचाइए, ठीक है। और बोला जाता है इस पत्र में उसने कर्णवती ने मतलब क्या किया था, हुमायूं को मतलब क्या किया था, एक राखी का धागा भेजा था, बोला था से आप मेरे भाई जैसे हैं, आप हमें मदद करें, ठीक है। और कुछ लोग मतलब कहते हैं इसी दिन से मतलब एक प्रथा बनी, ठीक से, बहन जो थी भाइयों से मतलब मदद मांगती है राखी के दिन में, ठीक है। हालांकि मैं इस चीज़ को मतलब ऑथेंटिकेट नहीं करता, मुझे कहीं से भी ये सही नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं। तो हुमायूं को कहा गया था से आप मेरे भाई जैसे हैं और आप मुझे मतलब क्या करें, मदद करें, ठीक है। परंतु बहादुर शाह ने हुमायूं को एक पत्र लिखा कि परंतु बहादुर शाह क्या करता, उल्टा हुमायूं को एक पत्र लिखता है, मैंने इन गैर मुस्लिमों के विरुद्ध एक जिहाद छेड़ा है और आप भी मुस्लिम हैं और आप इस जिहाद में मेरा साथ देंगे, हमसे युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सारी चीज़ें गलत निकल कर आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ धार्मिक चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। गैर मुस्लिम के खिलाफ मतलब बहादुर शाह ने मतलब युद्ध छेड़ा था, जो कि मतलब कौन थी, कर्णवती थी, कहाँ की रानी थी, तो ध्यान में रखना आपको, कहाँ की रानी थी, चित्तौड़ की रानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हुमायूं इस बात को लेकर मदद नहीं करता है, सो वो भी मुस्लिम है, तो मुस्लिम के खिलाफ एक मुस्लिम क्यों लड़े, ठीक है। और हुमायूं मदद करने के लिए नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन
बहुत सारे इतिहासकार ये लिखते हैं, से बाद में हुमायूं जाता है हेल्प करने के लिए, तब तक क्या होता है बहादुर शाह जफर जो बहादुर शाह जो था पूरी तरीके से चित्तौड़ के किला में दाखिल हो गया रहा था, तब तक महारानी जो थी पूरी तरीके से जौहर कर चुकी होती है। ठीक है, इस बात की भी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इस वजह से हुमायूं दोनों में से किसी एक की बात सुननी थी और अंत में वह महारानी कनवती की मदद नहीं करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप उसको या तो महारानी कनवती की बात मान लें या फिर मतलब बहादुर शाह की बात माने। बहादुर शाह की बात मानने के लिए उस पर बहुत सारा प्रेशर था, क्योंकि धर्म से इस्लाम था, और जो वहाँ पे जो मतलब जितने भी सरदार वगैरह थे या फिर जो भी मतलब उलेमाओं थे, सबने बोला से आपको इस्लाम की रक्षा के लिए करना चाहिए, क्योंकि आपके पिता ने भी जिहाद का नारा छेड़ा था, और आप कैसे मतलब एक अपने ही लोगों के लिए, ठीक है, दूसरे मतलब एक हिंदू मतलब शासिका के मतलब हेल्प करेंगे, तो इसके साथ बहुत सारी मजबूरी थी। ये करना चाहता था लेकिन हेल्प करने नहीं जाता है, अंतिमता सब यही है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे बहादुर शाह जब चित्तौड़ से जीतकर वापस लौटता है, क्या होता है बहादुर शाह चित्तौड़ जीत के जब वापस लगता है, तब उसका संघर्ष हुमायूं से, ठीक है, होता है, और हुमायूं मालवा और गुजरात के क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है, और इसके साथ हुमायूं 2 किलो, जिसको मांडू नाम था, एक का नाम चंपानेर था, चंपानेर किला को भी जीत लेता है। ठीक है, यहाँ पर भी उससे बहुत सारा मतलब क्या होता है, धन प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारे अधिकार किसके अंतर्गत थे, ये सारे के सारे अधिकार जो थे बहादुर शाह के अंतर्गत थे। मालवा गुजरात का क्षेत्र, और इसके साथ हुमायूं 2 किला भी जीतता है, जिसका नाम है मांडू का किला, और मतलब एक किला कौन सा है, तो चंपानेर का किला। ठीक है, दोनों का दोनों ध्यान में रखेंगे, और यहाँ से उसे बहुत अधिक मतलब क्या मिलता है, तो बहुत अधिक यहाँ से उसे मतलब धन की प्राप्ति होती है। इसको भी जरा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। हुमायूं धन लेकर वापस लौट आता है और अपने भाई के यहाँ शासन करने के लिए अधिकार को सौंप देता है। ठीक है, यहाँ का जो क्षेत्र जो था किसे सौंप देगा, अपने भाई को सौंप देगा, परंतु बहादुर शाह को मारने में असफल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह अपनी शक्ति का विस्तार करके, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर ही मालवा और गुजरात के क्षेत्र को दोबारा स्वतंत्र करा लेता है। देखिए पहले हुमायूं क्या कर रहा था, किला पे अधिकार करने के लिए घेरा तो डाल रहा था, सैनिक लेके भी जा रहा था, लेकिन बाद में संधि करके वापस आ जा रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी क्षेत्र को जीत भी लेता था तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कायम करने में कभी भी सफल नहीं रहा। ठीक है, बाद में वहाँ के शासक जो थे संघर्ष करते थे, उन क्षेत्र को मतलब क्या करते थे, फिर से मतलब इनसे वापस ले लेते। ठीक है, यही सब गलती जो था हुमायूं को एक कमजोर शासक जो थी वो मतलब फिक्स करती है। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट लिखा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये हुमायूं की कुछ गलतियाँ हैं। एक तो किसी युद्ध में जीतता ही नहीं था, वहाँ वो संधि कर लेता था, और एक जगह जीत भी गया था, परंतु वहाँ लंबे समय तक उस जीते हुए भाग को बचा नहीं पाया। ये हुमायूं के कुछ प्रारंभिक संघर्ष थे। अब हम हुमायूं के महत्वपूर्ण युद्ध की ओर दृष्टि डालते हैं। ये एक ऐसा युद्ध होगा जो कि हुमायूं की, ठीक है, भारत में भविष्य तय करेगा। ठीक है, इसको भारत से मतलब क्या करना पड़ेगा, भाग कर जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में आता है चुनारगढ़ का विजय। एक बार आप देखेंगे चुनारगढ़ के किला पे इसने मतलब क्या किया था, आश्रय डाला था, जहाँ पे मतलब क्या हुआ था, संधि कर दिया था किसे, शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी ने अपने एक बेटा कुतुब खान को भी इनकी सेवा में भेज दिया था। 1538 में हुमायूं के पास सूचना पहुंची कि बिहार क्षेत्र में शेर खान एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा है जो मुगल सत्ता को चुनौती दे सकता है। इसलिए गुजरात से आने के बाद उसने बिहार क्षेत्र की तरफ अभियान चलाया, और इस क्रम में वह 1538 में चुनारगढ़ के किले पे पहुंचा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सीधे सीधे हुमायूं को मतलब ये डर सताने लगा कि कहीं न कहीं अगर शेरशाह सूरी अगर बिहार में अगर अफगान राज्य को फिर से अगर मजबूत कर लेगा तो आगे न चल के कहाँ कूच करेगा, तो दिल्ली की तरफ ही कूच करेगा। तो कहीं न कहीं से, ठीक है, यहाँ पे देखोगे शेरशाह सूरी का मजबूत होना सीधे सीधे किसके लिए खतरा था, तो हुमायूं के लिए खतरा था। ठीक है, इस बार मतलब क्या करता है ना, इस बार मतलब हुमायूं कोई गलती नहीं किया और चुनारगढ़ के किले पे अपना अधिकार कर लिया, और तब तक शेर खां वहीं से आगे चल के बंगाल की तरफ देखोगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते गया, और उसने अपने पुत्र कुतुब खां जिसे उसने हुमायूं की सेवा में भेजा था, उसे भी शेर खान से वापस ले लिया। अब देखेंगे चुनारगढ़ के किला पे बहुत बड़ा सेना लेकर पहुंचता हुमायूं, तो हुमायूं जब पहुंचता तो शेर खान बहुत अधिक चालाक थे, वो सोचे सीधा सीधा उलझने से अच्छा से किला को छोड़ो और ठीक है बंगाल की तरफ निकलो। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाल की तरफ निकलेंगे और पीछे पीछे हुमायूं भी बंगाल की तरफ आएगा, लेकिन शेर खान यहाँ पे चकमा देने में कायम हो जाते हैं हुमायूं को। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे चुनारगढ़ के किलों को जीतकर हुमायूं बहुत ज़्यादा
आत्मविश्वास से भर गया और आगे बढ़ गया यह सोच के कि शेर खां को हरा देगा, ठीक है। दूसरी तरफ महमूद लोदी की मृत्यु हो गई थी और वहाँ का शासन, ठीक है, पूरी तरह से शेर खां के पास आ गया था, ठीक है। महमूद लोदी की मृत्यु होने के बाद बिहार बंगाल का लगभग जो आसपास का क्षेत्र जो था किसके पास आ गया था, ठीक है, शेर खान के पास आ गया था। मैंने शुरू से ही बताया महमूद लोदी जो था, ठीक है, कहाँ अफगान शासक था और शेर शाह सूरी जो थे अपने आप को मतलब महमूद लोदी के बाद, ठीक है, अफगान शासक के रूप में देखते थे। तो जैसे ही आप देखोगे महमूद लोदी की मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ का पूरी तरह से शासन जो था किसके हाथों में आ जाएगा, शेर खान के हाथों में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को जरा आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अब चले आगे चलते हैं। अब आगे जब जाएंगे, ठीक है, आगे जब जाएंगे तो सबसे पहले चुनारगढ़ किले के बारे में थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चुनारगढ़ किले से आगे बढ़कर हुमायूं बंगाल के क्षेत्र में भी जाता है और उसे अपने अधिकार कर लिया, ठीक है, वहाँ पर अधिकार के लिए। परंतु जब हुमायूं बंगाल जीत रहा था तब उसे एक सूचना मिली कि उसके भाई हिंदाल, जिसे अपने मेवात का क्षेत्र का शासन करने के लिए दिया था, अब आगरा जाके अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया और वहाँ हुमायूं के जो कुछ विश्वासी लोग जो थे, ठीक है, उसकी ही हत्या कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये था, जब ये बंगाल की तरफ था ना तो हुमायूं जिसको मेवात का क्षेत्र दिया हुआ था, हिंदाल नाम था इसका भाई का, वो क्या करता है, आगरा में जाता है, खुद को अपना स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है और हुमायूं के जो विश्वासी लोग जो थे उनकी हत्या भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई भी जो था हुमायूं के मतलब क्या होता है, विरोधी हो गए, क्योंकि आगे चल के जिस भाई को मतलब उसने सत्ता बांट कर दिया था, जो कि सबसे बड़ी उसकी प्रशासनिक भूल मानी जाती है, वही भाई अब इसका क्या हो गया, विरोधी हो गया, ठीक है। अब भाई से भी इनको मतलब क्या मिलने लगी, तो चुनौती मिलने लगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूँ। जैसे ही हुमायूं खबर मिली तो वह बंगाल से वापस लौटने लगा और आपने जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में तो सुना होगा, हुमायूं उसी रास्ते से वापस लौटने लगा। अब वापस आने के क्रम में बिहार में गंगा नदी और कर्मनाशा नदी के क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है चौसा। चौसा के क्षेत्र में शेर खां और हुमायूं का इंतजार कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखे से यहाँ पे सामने से उलझने के बजाय शेर खां सूरी ने सोचा ठीक है तुम आओ बंगाल जीत कर, ठीक है, बंगाल जीत कर आओ। हालांकि बंगाल में शेर शाह सूरी जो था शुरू में ही बहुत कुछ लूट चुके थे, ठीक है, बंगाल में कुछ था ही नहीं, ठीक है। जैसे हुमायूं वहाँ पे पहुँचता है तो उसको कुछ विशेष मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ से लौट जब रहा था तो बिहार के चौसा में, ठीक है, जहाँ गंगा और कर्मनाशा नदी के तट पे जगह एक चौसा, वहाँ पे मतलब हुमायूं चुपचाप बोल रहे थे आओ भाई यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो हुमायूं का वहाँ पे इंतजार कौन कर रहे थे, तो वहाँ पे शेर शाह सूरी जी थे, वहाँ पे हुमायूं का वेट कर रहे थे, ठीक है। हुमायूं चौसा आए और उससे युद्ध करे, क्योंकि हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे शेर शाह सूरी के पास बहुत अच्छा मतलब बदला था, ठीक है, लेने का, और शेर शाह सूरी यहाँ पे अच्छे से बदला इनसे लेते भी हैं। देखिए यही चुनारगढ़ का किला है, मैंने डाल दिया था पीपीटी में, ठीक है। चुनारगढ़ का किला ऐसा ही दिखता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आप देखोगे चौसा का युद्ध, ठीक है, क्या था, चौसा का युद्ध। ये चौसा का युद्ध आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरा इसको ध्यान से रखेंगे। हुमायूं के वापस आने के क्रम में हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा का युद्ध 1539 में होता है। कब होता है चौसा का युद्ध, 1539 में, जब हुमायूं को उसकी सेना चौसा पहुंची, जहां शेर खां उसका इंतजार कर रहा था, तो दोनों सेनाओं, ठीक है, दोनों सेना एक दूसरे के विरुद्ध मतलब खड़ी होगी, परंतु सेना ने कोई आक्रमण नहीं किया, ठीक है। फिर जाके वो भी वेट कर रहे थे, ये भी वेट कर रहे थे, न तो उनकी सेना आगे बढ़ रही थी, न तो इनकी सेना आगे बढ़ रही थी, दोनों सेना मतलब एक दूसरे का मतलब वेट ही कर रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद होता क्या है, अब देखोगे ऐसा करते करते बहुत महीने बीत गए, लेकिन दोनों सेनाओं में से कोई भी आक्रमण नहीं कर रहा था। शेर खां अच्छे मौके की तलाश कर रहे थे और वह मौका उनको कब मिला, बारिश के मौसम में, ठीक है, क्योंकि बारिश के मौसम में चीज़ें इनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गई, क्योंकि आप देखोगे दोनों कर्मनाशा गंगा के तट पे था, दोनों नदी में क्या हो गया, काफ़ी अधिक मतलब पानी भर गया, ठीक है, दोनों नदी में क्या होगा, बहुत अधिक मतलब क्या होता है, पानी भर गया, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही मौसम बारिश का मौसम है, गंगा और कर्मनाशा नदी में बहुत पानी भर गया, रातों रात शेर खान ने हुमायूं की सेना पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से हुमायूं को भागना पड़ा। और कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है सो घोड़े सही से क्या हुआ, नदी में कूद जाते हैं और एक निजाम जो था, एक निजाम जिनका नाम क्या था, जिनका निजाम नामक भिष्टी, ठीक है, निजाम नाम था उसका, भिष्टी था। भिष्टी कौन होता है, तो चमड़े के थैली में पानी ले जाने वाला जो व्यक्ति जो होता है उसको भिष्टी बोलते हैं। उन्होंने ही मतलब उनकी जान बचाई, अगर वो जान अगर नहीं बचाए होते, ठीक है, तो हुमायूं मतलब उसी दिन मतलब मर गया होता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है, इस प्रकार शेर खां को जीत प्राप्त हुई, ठीक है, ये पहली जीत थी हुमायूं के खिलाफ शेर खां की, ठीक है। वह हुमायूं को पराजित कर देता और इस जीत के उपलक्ष्य में शेर
खान ने, ठीक है, शेर शाह की उपाधि धारण की और तभी से शेर शाह सूरी कहे जाने लगे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे चौसा के युद्ध के बाद ही मतलब क्या किया था, शेर खान ने मतलब शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की, ठीक है। किस युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद। पूछा जाता है चौसा की युद्ध कब हुई थी, चौसा की युद्ध कब हुई थी, क्या बताएंगे। चौसा की युद्ध आप लोग ध्यान में रखेंगे 1539 में। चौसा की युद्ध कब हुई थी, 1539 में। चौसा की युद्ध कहाँ पे, बिहार में। बिहार में किस नदी के किनारे, तो गंगा और मतलब किस नदी के किनारे, तो गंगा और कर्मनाशा नदी के किनारे, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखेंगे उसके बाद एक और महत्वपूर्ण लड़ाई होती है, कौन सी लड़ाई, कन्नौज या बिलग्राम, ठीक है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। हुमायूं की यात्रा से फिर आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ती, परंतु शेर खां उसको फिर से पराजित करने के लिए उनका पीछा करते रहे, ठीक है। क्योंकि चौसा के युद्ध के बाद शेर खां का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था, तो ये दिल्ली की तरफ भाग रहे थे, शेर शाह सूरी उनका पीछा कर रहे थे, ठीक है। अब फिर क्या होता है, फिर आप देखोगे, एक मिनट, फिर आप देखोगे हुमायूं और शेर खां के बीच कन्नौज के क्षेत्र में 1540 ईस्वी में, ठीक है, एक युद्ध हुआ जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को मतलब पराजित कर देता है और हुमायूं वहां से भाग खड़े होते हैं, ठीक है। और भाग के वो भारत के पश्चिम क्षेत्र से होते हुए सिंध भाग जाता है और सिंध में जाके शरण लेता है, ठीक है। तो इसको चौसा के युद्ध के बाद इसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, बिलग्राम के युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1540 में होता है। इसी युद्ध के बाद मतलब शेर शाह सूरी को मतलब क्या होता है, भारत में सत्ता हाथ लगती है, आगरा की सत्ता हाथ लगती है, फिर दिल्ली का सत्ता जो कहना है कह लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको मुख्य रूप से हुमायूं को मतलब यहाँ से देश छोड़ के मतलब भागना पड़ता है, और देश छोड़ के कहाँ भाग जाता है, तो वही अपने पुराने भाई का राज्य, काबुल का जो राज्य, काबुल और कंधार का राज्य था, वही मतलब भाग के जाएगा जहाँ से वो पहले आया था, ठीक है। इसको जरा ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस प्रकार शेर शाह के पास खुला अवसर था और दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया, और यही वो समय था जिसमें, ठीक है, भारत में पूरी तरीके से, ठीक है, मुगल साम्राज्य की मतलब समाप्ति कर दी। तो मुगल शासक के अंतर्गत शेर शाह सूरी नहीं आते, लेकिन जब भी आप मुगल शासकों के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें शेर शाह सूरी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मुगल नहीं थे, ये अफगान थे। इतना आपको ये कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। आप अब देखोगे हुमायूं का निष्कासित जीवन, ठीक है। हुमायूं का निष्कासित जीवन बड़ा लंबा रहा था। भले ही राम जी को 12 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन भाई साहब इनको मिला था 15 वर्ष का। कितने वर्ष का मिला था, 15 वर्ष में इनको वनवास मिला था। 1540 में ये क्या करेंगे, हारेंगे, और 1555 तक मतलब क्या रहेंगे, वो देश से मतलब क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है। शेर शाह सूरी से पराजित होने के बाद जो हुमायूं भारत से भाग जाता था, 1540 से लेकर 1555 तक 15 वर्षों को भारत से बाहर ही व्यतीत करता है। इसको जरा आप लोग ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, ठीक है। जब हुमायूं भारत से बाहर चला गया तब उसके भाई हिंदाल तथा उसके अच्छे संबंध अच्छे थे, और उसे काफ़ी दिनों तक भाई वो कमरान और अस्करी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कुछ भाइयों से उसके संबंध अच्छे रहे थे, कुछ भाइयों से संबंध उसके खराब थे। जब हुमायूं भारत से बाहर चला गया तो उसके भाई हिंदाल के साथ उसके संबंध अच्छे थे, और उसके बाकी दोनों भाई कमरान और अस्करी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। हिंदाल का एक गुरु हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना, जरा इसको ध्यान में रखेंगे। हिंदाल के गुरु जिनका नाम था गुर मीर अली अकबर, उनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो अपने 15 वर्षों का जो इनका वनवास जो मिला था, उसी दरम्यान में मतलब क्या होता है, ये हमीदा बानो बेगम साहिबा से मतलब क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं 1541 में, ठीक है। जो कि किनकी पुत्री थी, तो मीर अली अकबर की पुत्री थी। मीर अली अकबर कौन थे, तो ये आपके हिंदाल जो था, हुमायूं का भाई जो था, उनके वो गुरु हुआ करते थे, ठीक है। और आगे चल के आप देखोगे, आगे चल के आप क्या देखोगे, यही जो महामहिम जो थी हमीदा बानो बेगम, इन्हीं से मतलब क्या होता है, हुमायूं के एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग अकबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम, जो कि इनकी पुत्री थी, तो गुर मीर अली अकबर की पुत्री थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इन्हीं के नाम पे अकबर इनका नाम भी रखा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखोगे, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जरा इसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे रहकर हुमायूं ने कई बार अपने भाइयों से संपर्क किया और सहायता की मांग की, भाई साहब हमें सपोर्ट कर दो, हमें मतलब क्या करना है, से आपको शेर शाह सूरी को हटाना है, ठीक है। लेकिन कमरान और अस्करी किसी भी तरह से हुमायूं की सहायता नहीं करना चाहते थे। इसी बीच उसे मतलब ईरान का जो एक शाह के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ, से अगर तुम सिया धर्म को स्वीकार कर लेते तो मैं तुम्हारा साम्राज्य वापस करने में मदद करूंगा, ठीक है। मैंने कल के प्रश्न बताया था, ज़्यादातर मुगल जो थे क्या थे,
क्या थे, ज़्यादातर मुगल सुन्नी थे। लेकिन यहाँ पे हुमायूं ने थोड़े समय के लिए किस धर्म को स्वीकार किया था, शिया धर्म को स्वीकार किया था। कारण क्या था शिया धर्म को स्वीकार करना, क्योंकि ईरान का जो शाह जो था उनसे मतलब इनको मदद लेना था और ये कंडीशन रखी गई थी, अगर आप शिया धर्म को अगर स्वीकार करते हो, क्योंकि इस्लाम के 2 फेथ है, शिया और सुन्नी, तो शिया फेथ को अगर स्वीकार करते तो मैं आपका मदद करूँगा, ठीक है। इसीलिए मतलब क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा धर्म परिवर्तन कर लेते। मैं धर्म परिवर्तन करना तो नहीं कहूँगा क्योंकि दोनों इस्लाम का ही फेथ है, लेकिन शिया धर्म को मतलब यहाँ पे ये स्वीकार कर लेते हैं थोड़े समय के लिए। कौन, तो हुमायूं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखें क्या होता है, हुमायूं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ईरान के शाह की सहायता से काबुल और कंधार के क्षेत्र पर, ठीक है, उसके अपने भाई कमरान को दिया था उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, ठीक है, ध्यान रखें। क्योंकि कमरान को दिया था, शुरू में बताया था कमरान मिर्जा, उसके भाई उसे कई बार फिर से संघर्ष किया जिसके कारण अपने भाइयों को बहुत परेशान हो गया, ठीक है। लेकिन कमरान आसान नहीं चुप रहने वाला था, ठीक है। उसने मतलब क्या किया, हुमायूं को बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत मतलब अथाह परेशान किया, ठीक है। आज में जाके ये आदमी जो भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, चाहता तो पिता का मरने का साम्राज्य बांट कर नहीं भी देता, लेकिन इसने एक अच्छे बड़े भाई होने का नाता निभाया और मतलब सारे साम्राज्य को बांट कर दे दिया है। लेकिन बाद में जाकर कमरान बहुत अधिक परेशान करने लगता है, ठीक है। और कहा जाता है कि अपने भाई कमरान की आंखें निकलवा ली और उसे मक्का भेज दिया, ठीक है। बाद में उसने अपने दूसरे भाई अस्करी को भी जेल में कैद करवाया और बाद में उसे निकलकर उसे भी मक्का की यात्रा पे मतलब भेज दिया, ठीक है। तो इसके संबंध अस्करी से अच्छे नहीं थे, इसके संबंध कामरान से अच्छे नहीं थे, इसके समय किससे अच्छे थे, इसके संबंध हिंदाल से अच्छे थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या देखेंगे आप, आगे चलेंगे तो इस प्रकार अपने दोनों भाइयों से छुटकारा उसे मिल जाता है, परंतु उसका एक और भाई हिंदाल उसका सहयोगी था जो कि 1551 के युद्ध के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इस प्रकार 1555 में जो वो भारत वापस आता है तो उससे पहले उसके सारे भाई समाप्त हो चुके थे और अपने भाइयों में उसको छुटकारा मिल गया था, क्योंकि वो अपने भाइयों के कारण बहुत अधिक परेशान था, ठीक है। हिंदाल से उसके संबंध अच्छे थे, कामरान से संबंध अच्छे नहीं थे, अस्करी से संबंध अच्छे नहीं थे। तो कमरान को तो ईरान के शासक की हेल्प से मरवा देता है, आंखें निकलवा देता है, बाद में उसको मक्का की यात्रा पर भेज देता है, अस्करी को जेल में डाल देता है, बाद में जाके फिर अस्करी को जेल से निकाल के मक्का की यात्रा पर भेज देता है। लेकिन हिंदाल से संबंध अच्छे थे। लेकिन 1551 में एक युद्ध होता है जिसमें मतलब क्या होता है, हिंदाल खुद ही मतलब मारा जाता है और 4 वर्षों के बाद में भारत में वापस आएगा 1555 में, तब देखेंगे से यहाँ पे इसका कोई भी भाई मतलब जीवित ही नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हुमायूं का मतलब भारत यात्रा होती है, ठीक है। भारत में पुनः मतलब क्या होती है, वापसी होती है। ईरान की शाह की सहायता से काबुल और कंधार को जीत लिया और उसे पता चला कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है और शेर शाह के पुत्र जो थे जिनका नाम इस्माइल खान था, इस्माइल शाह था, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। और शेर शाह के वंशजों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने साम्राज्य को संभाल पाए, ठीक है। और वह फिर से भारत की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। तो हुमायूं को एक मौका मिल गया, न तो आप शेर शाह सूरी रहे और न तो शेर शाह सूरी के पुत्र है, तो क्यों ना भारत की ओर मतलब फिर से बढ़ा जाए, क्योंकि शेर शाह सूरी के वंशजों में इतना सामर्थ्य ही नहीं था सो मतलब शेर शाह सूरी के विशाल साम्राज्य को मतलब क्या कर पाते, संभाल पाते, ठीक है। और भारत फिर से बढ़ने का प्रयास किया, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से होकर वो आंतरिक प्रदेशों में प्रवेश करना शुरू कर देता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे हुमायूं की फिर से मतलब भारत वापसी होती है, घर वापसी कहिए फिर भारत वापसी कहिए, ठीक है। 1555 में भारत वापस आने के क्रम में हुमायूं ने पंजाब के मच्छीवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1555 में। कहाँ पड़ता मच्छीवाड़ा, पंजाब में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अफगानों के विरुद्ध युद्ध किया। शेर शाह सूरी क्या थे, अफगान थे, उनकी मृत्यु के बाद बहुत अफगान बचे हुए थे, लेकिन वे सारे अफगान सरदार आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि उनका मानना था शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, तब हम शासक बनेंगे, हम शासक बनेंगे, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, एक मछली और 9 कुटिया बकरी, वही वाली कहानी हो गई थी। दिल्ली और आगरा तो एक ही था, लेकिन सारे के सारे शासक बनना चाहते थे और किसी में भी आपसी मिलती नहीं थी। और इसी का फायदा मिला मच्छीवाड़ा का युद्ध में, मतलब क्या मिला, हुमायूं को मिला। अब मच्छीवाड़ा का युद्ध में मतलब क्या कहते हैं, अफगान सरदार आपस में संघर्ष करते रहे और उन्होंने अपने अलग अलग गुट बना लिए, मिलती उनमें नहीं था। इसी कारण से मतलब क्या होता है, हुमायूं के मतलब क्या होता है, मच्छीवाड़ा में मतलब क्या होता है, सफलता मिलता है, हुमायूं को एक अच्छा मौका मिल गया। हुमायूं अफगानों की आपसी कला का फायदा उठाया और भारत में पुनः आक्रमण करके अपनी गद्दी मतलब वापस हासिल कर लिया और पंजाब के मच्छीवाड़ा में उसने युद्ध किया, अफगानों को हराकर पंजाब को भी जीत लिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, हुमायूं जब पंजाब से आगे बढ़ना शुरू कर देता है तो इसकी सूचना दिल्ली के राजकरैठी के सूरवंश के शासक सिकंदर सूर को मिलती है और खुद ही हुमायूं से युद्ध करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो युद्ध होगा, एक युद्ध 1500, ठीक है, एक युद्ध जो होगा आपका कब होगा, तो ध्यान में रखेंगे 1555 में, ठीक है। तो बहुत लोग सरहिंद 1556 पढ़ते नहीं, दोनों युद्ध जो हुआ था
ठीक है, 1555 में ही हुआ था, ठीक है। मच्छीवाड़ा भी, सरहिंद भी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है 22 जून, ठीक है, 22 जून को आप देखेंगे 1555 को सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में तो सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को जीत प्राप्त होती है। वह सिकंदर सूर को मतलब क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और सिकंदर सूर को पराजित करने का मतलब सूर्यवंश की समाप्ति हो जाती है और आसानी से उसने पुनः दिल्ली और आगरा पे अपना अधिकार मतलब कर लिया। कौन अधिकार कर लिया, तो हुमायूं अधिकार कर लिया। तो 2 युद्ध लड़े भारत वापसी के क्रम में, पहला युद्ध मच्छीवाड़ा, दूसरा युद्ध मतलब कौन था, सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध में किसे पराजित किया, अफगानों को पराजित किया, और ठीक है, और यहाँ पे सरहिंद के युद्ध में सूरों को पराजित किया, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे शासक कौन था, सिकंदर सूर था, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है, तब 1555 में वो आया था, ठीक है। 1555 हुमायूं भारत पर पुनः अधिकार तो कर लिया, परंतु वह इतना भाग्यशाली नहीं था, ठीक है। दीनपना नगर को बनाया था, पता होगा आपने, दीनपना जिसका उसने निर्माण कराया था 1556 में जनवरी माह में, उसी दीनपना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कते पुढ़कते हुमायूं की मतलब मृत्यु हो गई, ठीक है। कहते हैं से ये थोड़ा अफीम के नशा में था, या फिर कह लीजिए शराब के नशे में था, जहाँ से वो गिरता है और वहाँ पे उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए इतिहासकारों ने उसे क्या कहा है, तो भाग्यहीन हुमायूं कहा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब भाग्यों का मतलब क्या था, भाग्यहीन था, उसके पास भाग्य थे ही नहीं, ठीक है, कहकर मतलब इतिहासकारों ने उसे संबोधित किया है, क्योंकि वह अपने जीवन जीतते हुए कई बार असफल हुआ, और जब वास्तव में सफल हुआ तो उसकी मतलब मृत्यु हो गई, और अपनी सफलता का कुछ भी वो भोग ही नहीं भोग पाया, ठीक है। अगर चाहता तो जैसे कि दिल्ली और मतलब क्या था, आगरा में जब जीतने के बाद एक स्टेबल यहाँ पे हो चुका था, अफगान समाप्त हो चुके थे, सूर समाप्त हो चुके थे, काफ़ी सारे भाई मारे जा चुके थे, तो काफ़ी लंबे समय तक रूल कर सकता था। लेकिन जब उसको रूल करने का मौका आया, ठीक है, तो वो नहीं कर पाए, जीवन भर संघर्ष करते रहा, 15 वर्ष तक भारत से बाहर जीवन बिताती है, लेकिन जब उसके पास मौका आया तो वो मतलब क्या कर सके, भारत में रूल कर सके, तब वो मतलब क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसका कुछ स्टेटमेंट है जिसके बारे में बता देता है, हुमायूं ने कुछ रिवीजन करवा देता है। हुमायूं ने मतलब क्या क्या दीनपना का निर्माण करवाया था, जो कि पुस्तकालय थी, ध्यान में रखेंगे। उसके हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ज्योतिष विद्या में बहुत अधिक विश्वास रखता था, और ज्योतिष विद्या के अनुसार हफ्ते में 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। चूँकि वह सोचता था कि हर दिन अलग रंग के कपड़े पहनने से उसका भाग्य उसका साथ देगा, परंतु हुआ उसके विपरीत, भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। और दीनपना, ठीक है, आप देखेंगे दीनपना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कते मतलब क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसी के संदर्भ में एक महोदय साहब है जिनका नाम क्या है, लेनपुल साहब क्या लिखते हैं, लेनपुल नामक इतिहासकार ने हुमायूं के संदर्भ में ये लिखा है कि हुमायूं अपने जीवन में यहाँ वहाँ लुढ़कते पुढ़कते जाता रहा, और अंतिम के दिनों में उसकी मृत्यु लुढ़कते पुढ़कते ही हो गई, ठीक है। लेनपुल साहब बाबर के संदर्भ में भी लिखते, बाबर एक शासक नहीं था, बाबर एक क्या था, एक अच्छा सैनिक था, ठीक है। तो लेनपुल साहब का दोनों स्टेटमेंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये देते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ फिगर लगाई, ये हुमायूं का मतलब क्या है, ये हुमायूं का मतलब मकबरा है, ठीक है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, आपको दिल्ली में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में, कहाँ मिलेगा, हमीदा बानो बेगम ने बनाया था, ठीक है, दिल्ली में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत सुंदर फिगर है, जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें, ठीक है, 1 मिनट देखें, ये आपका हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सुंदर मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसमें पितुआ दूरा का प्रयोग किया हुआ, मतलब ये पत्थर के ऊपर ना बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे, ठीक है। पहला मकबरा जो था इस प्रकार का बना था, ठीक है, इसलिए मुझे लगा बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो था रोहतासगढ़ का किला था। कौन सा किला था, रोहतासगढ़ का किला ये है, देखें बहुत सुंदर किला है ये रोहतासगढ़ का किला, कभी जाए तो आप लोग इसको देखें, ठीक है। इसी तरह आपका ये चैप्टर जो था मतलब हुमायूं की जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ये समाप्त होता है। आप लोग इतना देर तक अगर आप बने हुए तो वाकई मुझे आप पसंद करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह अपना जुड़े रहें, हमें अपना प्यार देते रहें, संकल्प एकेडमी में बने रहें, और अपना प्यार इसी तरह से संकल्प एकेडमी के हर सदस्य को आप देते रहें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, ठीक है। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।